जी, हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या बात की गई है कि हमारे सम स्मॉल सॉलिड क्यूब्स, हर एक क्यूब का मास दिया हुआ है, उसकी साइड दी गई है। हमें पता है कि जब हम वॉल्यूम की बात करना चाहें तो एक साइड की अगर हमारे पास लेंथ 5.0 सेंटीमीटर्स में है, उसको अगर आप पहले मीटर्स में लिखें तो 5.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻² और ये मीटर्स में उसकी लेंथ आ गई। और अगर हम इसका वॉल्यूम निकालना चाहें तो क्योंकि क्यूब है, तीनों साइड से इक्वल होंगी, तो हम L क्यूब लिख सकते हैं। तो 5.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻², उसका जब हम क्यूब लेंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 1.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। असल में इसमें हो क्या रहा है, बहुत सारे क्यूब्स हैं, मतलब मोर देन 1 क्यूब्स हैं। इसमें हर एक का जो मास है वो दिया गया है, उसकी लेंथ दी गई है, ठीक है। दी स्मॉल क्यूब्स आर स्टैक्ड टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज सॉलिड क्यूब। स्मॉल क्यूब्स से कुछ क्यूब्स हैं, उनको कंबाइन किया, एक बड़ा क्यूब बन गया और उस बड़े क्यूब की लेंथ दी गई है। पहले एक छोटे क्यूब की लेंथ दी गई है, फिर एक बड़े क्यूब की लेंथ दी गई है। यानी अगर हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूबिक ऑब्जेक्ट है, बहुत सारे क्यूबिक ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मिल रहे हैं और इस तरह से क्यूब्स मिलाकर एक और बड़ा क्यूब बना रहे हैं। पहले हम बात कर लेते हैं स्मॉल क्यूब की। स्मॉल क्यूब की बात कर लेते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है, लेंथ दी गई है, वॉल्यूम निकाला है स्मॉल क्यूब का जो ये निकला है। अब हमें ये नहीं पता कि कितने क्यूब्स मिलाएं तो एक बड़ा क्यूब बनेगा। तो अगर हम बात करते हैं सिंपल वे में, हमें ये पता करना हो कि कितने क्यूब्स मिलाकर एक बड़ा क्यूब बनाएंगे। उसके लिए हम ये करते हैं कि भाई अगर हमारे पास एक क्यूब हो, उसका वॉल्यूम हमें पता है 1.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴। हमें नहीं पता कितने क्यूब्स हैं, लेकिन हमें ये बात पता है कि अगर हम बहुत सारे क्यूब्स मिलाएं तो बड़ा क्यूब जो बनता है उसका वॉल्यूम क्या होगा, कैसे पता चलेगा। हमें अगर एक साइड की लेंथ पता है, यहाँ पर हम क्या करें, हमें अगर एक साइड की लेंथ पता है बड़े क्यूब की, अब लार्ज क्यूब की बात कर लेते हैं। उस लार्ज क्यूब में एक साइड की जो लेंथ दी हुई है वो 2.0 मीटर्स में दी हुई है। इस लार्ज क्यूब का वॉल्यूम निकालना चाहें तो वो L क्यूब आ जाएगा, क्योंकि क्या है, वो क्यूबिक शेप ऑब्जेक्ट है। 2.0 इसका क्यूब लें, आंसर आएगा 8 मीटर क्यूब। तो ये लार्जर क्यूब जो कि स्मॉल क्यूब्स के कंबाइन करने पर जो एक बड़ा क्यूबिक ऑब्जेक्ट बना, उसका वॉल्यूम ये है। चलें वापस आते हैं। हमारे पास एक स्मॉल क्यूब हो, उसका वॉल्यूम हमें पता है, और वो बहुत सारे क्यूब्स जो मिलाकर एक बड़ा क्यूब बनाएंगे, उसका वॉल्यूम हमें पता है, वो कितना है, 8 मीटर क्यूब। ये भी मीटर क्यूब है। चलें, अगर इसको हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएंगे वो क्या आएंगे। यानी आप देखें यहाँ पर x को इससे मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाई बाई 1.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ इज़ इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये 8 आ गया और यहाँ से x ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 1.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴, तो हमारे पास आंसर आएगा x का 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴, यानी कि 64000। ये हमारे पास क्या है, x। क्या ये x क्या है, ये एक क्यूब का वॉल्यूम था। ये कितने छोटे क्यूब्स मिलाकर टोटल वॉल्यूम ये बना रहे थे, तो इसका मतलब ये हमें नंबर ऑफ़ क्यूब्स पर चल गए कितने, 64,000 क्यूबिक ऑब्जेक्ट्स मिलाकर
एक बड़ा क्यूब बना रहे थे। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, उसने क्या कहा है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द लार्ज क्यूब। भाई अब लार्ज क्यूब का ये बात तो समझ आ गई है, जो लार्ज क्यूब है वो 64,000 स्मॉल क्यूब से मिल के बना हुआ है। अब हम अगर लार्ज क्यूबिक ऑब्जेक्ट का अगर हम वेट लिखना चाहें तो इसका मतलब ये होगा, वो वेट ऑफ 64,000 क्यूब्स के इक्वल होगा। हम क्या करते हैं, पहले वेट निकालते हैं, सिंपल फार्मूला हमें पता है, मास हमें दिया गया, हर ऑब्जेक्ट का जो मास है, हर एक क्यूबिक ऑब्जेक्ट का जो मास है ये दिया हुआ है आपको। तो हम यहाँ क्या करें, अगर एक क्यूबिक ऑब्जेक्ट का, स्मॉल क्यूबिक ऑब्जेक्ट का मास 1.0 है, g 9.81 है, तो हमारे पास वेट आ जाएगा 9.81। ये किसका आया, ये आया वेट आया किसका, वेट ऑफ अ स्मॉल क्यूब। इसका मतलब है कि अब लार्ज क्यूब कितने स्मॉल क्यूब से मिलकर बना है, 64,000। तो हम क्या कहेंगे कि वेट ऑफ लार्ज क्यूब is equal to weight of 64,000 स्मॉल क्यूब्स। और हमें पता है एक स्मॉल क्यूब का ये है वेट, तो हमें अगर 64,000 का निकालना हो तो ज़ाहिर हम कैसे बदलेंगे, ये आया एक क्यूबिक ऑब्जेक्ट का वेट, और कितने क्यूबिक ऑब्जेक्ट का वेट लेना है, 64,000 क्यूबिक ऑब्जेक्ट का वेट ले लेंगे। जो हमारे पास इसका आंसर आ गया, ये एक ऑब्जेक्ट स्मॉल क्यूबिक ऑब्जेक्ट का है, क्योंकि हमारे पास क्यूबिक ऑब्जेक्ट कितने हैं, 64,000 है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इनको, हमारे पास आंसर, टोटल आंसर आ जाएगा वो 627,840। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें 6.3, यानी ये 7 को हटा दें, राउंड ऑफ करें तो ये 3 बन जाएगा। 6.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, 6.3 और 10⁻6 जो होता है वो मेगा होता है, और ये न्यूटन आ गया। तो हमारे पास ये इस तरह से आंसर आ जाएगा। देखते हैं कौन सी ऑप्शन बन रही है जी। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो ये सी बन रहा है। ठीक हो गया, थोड़ा लेंथी था लेकिन इसको सही से आपको समझ आ गई होगी। चलें जी आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो है, इसे क्वेश्चन 12 को देख लेते हैं। इसके लिए हमें ज़रा स्पेस चाहिए, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हम देखें ना, यहाँ पर हमें बोर होल ऑफ डेप्थ 2000 मीटर, ये हमारे पास बॉटम है, उसका जो डेप्थ दी गई है, 2 लिक्विड्स इस्तेमाल किए गए, ऑयल इस्तेमाल किया गया और वाटर यूज़ किया गया है। हमारे पास जो प्रेशर है, द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड्स एट द बॉटम ऑफ द बोर होल इज़, यहाँ पर यानी इस बॉटम के ऊपर जो प्रेशर है, जो कि टोटल प्रेशर होगा, उसकी वैल्यू हमें दी गई है 17.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 पैस्कल, मेगा पैस्कल में दिए, तो हमने इसको यहीं पर ही लिख दिया। अब हम देखें तो हमारे पास जो ऑयल है, ऑयल के लिए हमें जो डेंसिटी दी गई है वो हमें दी गई है, हम इसकी डेंसिटी को, ऑयल है तो हम रो ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो कि होगा 830 kg मीटर पर मीटर क्यूब। और वाटर के लिए क्या होगा हमारे पास, रो W, उसकी वैल्यू भी हम लिख लेते हैं जो हमें यहाँ पर दी हुई है, 1000 kgm-3। अच्छा, और तीसरी बात यहाँ पर, क्योंकि दोनों लिक्विड्स हैं तो लिक्विड प्रेशर का फार्मूला हमें पता है, P = ρgh होता है।
इसका मतलब ये है कि ये बॉटम पर जो टोटल प्रेशर होगा वो प्रेशर जो ऑयल का प्रेशर है और वाटर का जो प्रेशर है दोनों के सम के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, टोटल प्रेशर की जो वैल्यू दी हुई है उसको यहाँ पर लिखने से पहले हम जनरल बात कर लें कि यहाँ पर रो जी एच प्लस रो जी एच, यहाँ पर आप इसकी डेंसिटी को हम ऑयल और ये वाटर के लिए रख लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, H1 रख लेते हैं, इसके लिए H2 रख लेते हैं। ठीक हो गया। अब हमें क्योंकि इसकी वैल्यू दी गई है, टोटल प्रेशर की जो वैल्यू दी है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 17.5 10⁻⁶ पास्कल्स में आ जाएगा। हमारे पास ऑयल की जो डेंसिटी है वो दी गई है 830, जी की वैल्यू 9.81 और हमें पता है कि ये उसकी डेप्थ बताई गई है, इसको एक्स का नाम दिया गया है। तो हम इसकी डेप्थ H1 की जगह पर क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, प्लस डेंसिटी वाटर की देखें 1000 दी गई है, ठीक है, और जी की वैल्यू कितनी है 9.81 आ गई। अच्छा, अब इसकी अब ये देखें हाइट की बात करें तो हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2000 माइनस एक्स आ जाएगी। यानी आप ये देखें कि यहाँ पर 2000 में से, इस 2000 में से x को माइनस कर दें, ये x को माइनस कर देंगे तो ये वाटर के करस्पॉन्डिंगली हाइट आ जाएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास 2000 माइनस x हमारे पास इसकी हाइट आ जाएगी, ठीक है। अगर इसकी x है तो इसकी क्या होगी, 2000 में से x को माइनस करें तो हमारे पास इसकी डेप्थ आ जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पर उसी तरह से 17.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶, ठीक है। अगर आप इसमें देखें, इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 8142.3 इंटू एक्स, ठीक है। अब हमारे पास आया ये इसको मल्टीप्लाई करें जो कि इस ब्रैकेट के अंदर दोनों जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक हो गया। तो हमारे पास आंसर बनेगा, अगर हम 10,000 9.81 मल्टीप्लाई बाई 2000 कर लें तो हमारे पास आंसर आएगा 1962 और 0000। फिर हमारे पास ये जो पूरा प्रोडक्ट है ये दो का, अब जब ये x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा -899810x, ठीक हो गया। अब हम देखें यहाँ पर हमारे पास, इसमें हमारे पास जो x वाली वैल्यूज़ हैं उनको आप कर दें अलग, तो और इसको आप क्या करें, दूसरी साइड पर ले जाएं, विदाउट x वाली वैल्यू को उधर ले, यानी सिंप्लीफाई करना है। यानी 17.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ माइनस ये वाली वैल्यू उधर आ जाएगी, इक्वल की दूसरी साइड पे 19620000 इज़ इक्वल टू, ये x वाली वैल्यूज़ को अलग रखें आप, 8142.3x माइनस 9810x। जब आप इस साइड को सॉल्व करेंगे, ज़ाहिर है बदल रहा है, ये 9000 है, ये 8000, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा, -1667.7 इंटू एक्स। इधर से इनको आपस में माइनस करेंगे आप तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -2.12 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ आ जाएगा। तो माइनस माइनस से वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 2.12 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 1667.7 और ये x। तो हमारे पास जो x की वैल्यू निकल आएगी वो हमारे पास 1271.21। अब हम देखते हैं हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर जो है वो 1270 मीटर्स। तो देखते हैं ये हमारे पास जो ऑप्शन बन रही है वो आ गई ये वाली। अब हमारे पास ये x क्या थी, बेसिकली ये x ये था कि ऑयल जो है उसकी डेप्थ को x से रिप्रेजेंट किया गया था
और उसको हमने इस तरीके से निकाला। सिंपल सी बात की, हमने टोटल प्रेशर निकाला। टोटल प्रेशर ऑयल और वाटर के सम के इक्वल होगा। लिक्विड प्रेशर्स हैं, इनके हमने वैल्यूज़ पुट करने से पहले इसके फार्मूले लिख लिए। हमें सब कुछ जगह थी, लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना था, हर एक की डेप्थ लिखनी थी। ऑयल की डेप्थ x थी और वाटर की डेप्थ क्या थी, 2000 में से x को माइनस कर दें तो वाटर की डेप्थ निकल आएगी। बस इसमें आपने सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ करनी है और x को सब्जेक्ट बनाना था, तो इस तरह से हमें x मिल गया। तो डेप्थ पता चल गई ऑयल की। हमारे पास करेक्ट आंसर इसका आया डी ऑप्शन। जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहेंगे। ये ज़रा आपने ध्यान से समझना है। देखें, a rod is pivoted at one end. Initially the angle theta of the rod to the horizontal is 0 degree। यानी आप ये देखें, वैसे नॉर्मली हम ये बात जानते हैं कि बेसिकली मोमेंट की जब हम बात करते हैं, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड अटैक करता है और इसका जो ये होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, एंगल कितना बनता है, 90 का एंगल बनता है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। वेट का हमारे पास जो एंगल डिस्टेंस के साथ होता है, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंगली हम क्या कहते हैं, मोमेंट का फार्मूला वैसे हमें पता है, F/d होता है। तो नॉर्मली पता है क्या होता है, जब हम मोमेंट की बात करते हैं, अच्छा मोमेंट में हमने ये बात सीखी हुई है ना कि मोमेंट के केस में वैसे हम क्या लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं, ठीक है। मतलब हमें ये बात थोड़ी सी पता होनी चाहिए। वर्क के लिए हम F/d cos थीटा की बात करते हैं वर्क के लिए, और मोमेंट के लिए अगर कोई एंगल आ जाता है तो हम ज़ाहिर है इस तरह से लेते हैं। एक्चुअली ये इसलिए होते हैं, देखिए हमें पता है कि मोमेंट मैक्सिमम कब होता है। मोमेंट मैक्सिमम तब होता है जब एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसका मतलब है हमें ये देखना होता है कि 90 पर मैक्सिमम वैल्यू किस केस में मिलती है, cos 90 में मिलती है या sin 90 में मिलती है। ऑब्वियस ही बात है कि 9 sin t में हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, इस लिहाज से आप याद रख लें। खैर, ये हमारे पास आ गया, मोमेंट इज़ इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पर बात ज़रा ध्यान समझने वाली ये है कि वेट का डिस्टेंस के साथ 90 एंगल है, बट क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है हॉरिजॉन्टल के साथ 90, हॉरिजॉन्टल के साथ 0 एंगल बना रहा है। इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर इसी सेम सिचुएशन में डी के साथ देखो तो 90 एंगल बन रहा है, और अगर हॉरिजॉन्टल के साथ देखो तो 0 एंगल बन रहा है इस रॉड का, ठीक है। जैसे ये रॉड जो है, अगर ये हम इसको मूव करवाना शुरू कर दें तो ये एंगल बढ़ता जाएगा। तो शुरू में अब इसी हॉरिजॉन्टल कंडीशन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना बन रहा है, 0 एंगल बन रहा है। इसका मतलब है जब डी के साथ 90 एंगल बन रहा है, डिस्टेंस साथ 90 एंगल बन रहा है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ 0 एंगल बन रहा है। तो हम पता क्या कर सकते हैं, इसमें इसको मॉडिफाई कर देंगे कि हमारे पास जो m है मोमेंट, वो F/d, और जो साइन है, अब साइन की बात करना चाहें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और हमें पता होना चाहिए जो मोमेंट होगा वो F/d, और हमें ये बात पता होना चाहिए, ये थोड़ी मैथमेटिक्स है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है। तो इस केस में हमारे पास जो मोमेंट होगा वो cos थीटा की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, cos थीटा पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो ग्राफ बनेगा cos वाला ग्राफ बनेगा, और आप ढूंढें ABCD ऑप्शन में कौन सा ग्राफ जो है वो cos की फॉर्म में है। हमें पता है जब एंगल 0 होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें वैसे पता है, cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, ठीक है। और हमें पता है कि cos 180 जो होता है वो -1 होता है। तो इसीलिए इसका मतलब मोमेंट का डिपेंडेंसी किस पे है, cos थीटा पे है। cos की शेप कैसी बन रही है, ये देखें, हमारे पास ये जो होता है ना, ये वेव होती है, ये साइन का ग्राफ यूँ बनता है, cos का ग्राफ क्या होता है, मैक्सिमम से शुरू होता है। तो ये हमारे पास किसका है, ये cos का है, और ये हमारे पास किसका है, साइन का है। तो इसके मतलब हमारे पास ऑप्शन क्या बन गई, डी ऑप्शन बन गई, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको क्या हो सकता है, बस इतनी सी बात करनी है कि हम अगर मोमेंट की बात करते हैं, मोमेंट का में वेट का डिस्टेंस के साथ 90 एंगल है,
ठीक है, बट यहाँ पर सिचुएशन ये नहीं कही, उन्होंने खुद कहा, दोबारा पढ़ें, अ रॉड इज पिवेटेड एट वन एंड इनिशियली द एंगल थीटा ऑफ द रॉड टू द हॉरिजॉन्टल एंगल 0 हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ है। तो इसका मतलब ये है कि उसको हम क्या लेंगे, सिचुएशन क्या बन जाएगी, 90 माइनस थीटा ले लेंगे। ठीक है, तो थोड़ी मॉडिफिकेशन यहाँ करनी पड़ी, थोड़ा चेंज आया यहाँ पर, तो जिसके मुताबिक ये कॉस थीटा बना और कॉस का इस तरह से हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। इसको हम ना दूसरे एंगल से भी हम समझ सकते हैं। देखें, हमें ये बात तो पता है, जब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ 0 एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल का 0 बना रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इस वक्त वेट डिस्टेंस के साथ 90 एंगल बना रहा होगा। और हमें ये बात पता है मोमेंट मैक्सिमम कब होता है, जब वेट 90 के साथ, वेट डिस्टेंस के साथ 90 का एंगल बना रहा होता है। ये दोनों एक ही बातें हैं। जब वेट डिस्टेंस के साथ 90 एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ उस टाइम पे 0 एंगल बना रहा है। इसका मतलब है जब 0 एंगल है, हॉरिजॉन्टल का 0 एंगल है, उस टाइम पे वेट डिस्टेंस के साथ परपेंडिकुलर है, तो उस टाइम पे हमें मोमेंट मैक्सिमम मिलेगा। तो ये मैक्सिमम मिल गया। फिर हम क्या करें, एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, तो फिर इस केस में क्या होगा, जब ये यूँ 90 का एंगल बन जाएगा, 90 का एंगल, ये रोटेट कर जाए ना, 0 एंगल हॉरिजॉन्टल से आता है, बढ़ते क्या हो गया, 90 हो गया। इस टाइम पे देखें जो वेट है वो वेट एग्जैक्टली क्या कर रहा है, पिवट से पास हो रहा है। इसका मतलब जब एंगल 90 हुआ उस वक़्त वेट पिवट से पास हो रहा है। इसका मतलब ये है कि उस टाइम पर हमारे पास जो मूवमेंट होगा उसका आंसर 0 आएगा। ये लें जी, जब एंगल 90 हुआ हमारे पास 0 वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई मूवमेंट की। ये एंगल कौन सा एंगल है, ये एंगल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल है। इसी तरह से जब आप क्या करेंगे, ये से टिल्ट करवाते रहेंगे, जब ये यूँ इस तरह से आएगा, अब हमारे पास कितना बन गया, 180 बन गया। इस टाइम पे भी वो एक्सिस के साथ क्या 180 एंगल बना रहा है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। ठीक हो गया। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन बन जाएगी।